मैं भारत को भारतीयता की मान्यताओं के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं और उसी काम की कोशिश में लगा हूं। नमस्कार दोस्तों, बीएस नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं बलबीर सिंह सरिता राजपूत। आपने देखा होगा, जब भी नेहरू परिवार का कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बनता है तो वो अपने ही लोगों की जान लेते हैं। एक बहुत बहादुर व्यक्ति था जिसने विदेश की धरती पर जाकर चैलेंज किया और नॉर्थ ईस्ट पर कब्जा किया और जिसने 40,000 की इंडियन नेशनल आर्मी बनाई, आज़ाद हिंद फौज बनाई। उस आज़ाद हिंद फौज बनाने के बाद उस आज़ाद हिंद फौज के 26,000 लोग, उस 40,000 की आर्मी में से 26,000 जो आर्मी थी वो उस समय मार दी गई, कत्ल हो गया उनका। और 21 लाख लोगों का डिवीजन में कत्ल हुआ, 21 लाख लोग डिवीजन में मारे गए। और मेरठ से लेकर के यहाँ तक दुनिया भर की लाशें बिछा दी गई, दुनिया भर की लाशें पेड़ों पर लटका दी गई। और इसके बाद एक ऐसा नैरेटिव बनाया गया कि हमें तो आज़ादी गांधी जी के अहिंसा के कारण मिली है। ऐसा नैरेटिव बनाया। दुनिया भर के गीत यहाँ पे गाए गए भारत के अंदर। लता मंगेशकर ने भी गीत गाया कि दे दी हमें आज़ादी, बिना ढाल बिना खड़क, साबरमती के लाल तूने कर दिया कमाल। ऐसा नैरेटिव बनाया गया जो नैरेटिव आज तक चल रहा है। अब आप बताइए कि जिस देश में इतने लोगों ने बलि दी हो, अपनी कुर्बानी दी हो, और ये कहें कि गांधी जी की अहिंसा की वजह से राजनीति आज़ादी आई, ये कितनी शर्म की बात है। एक वोट नहीं मिलने की वजह से नेहरू जी को गांधी जी ने कहा कि ये नेहरू जी की हार नहीं, ये मेरी हार है। और उस व्यक्ति ने अपना पद छोड़ दिया। सरदार पटेल ने अपना प्रधानमंत्री का जो दावादारी थी उसको छोड़ दिया गांधी जी के कहने से। ऐसे व्यक्ति को बिना बहुमत के गांधी जी ने प्रधानमंत्री बनाया, जिसको 2 वोट भी नहीं मिले। ऐसा षड्यंत्र रचा गया। और मैं तो ये सरदार पटेल जी की जो ना, ये कोई अच्छी बात नहीं मानता हूं। उन्होंने सबसे बड़ी अपनी जिंदगी की भूल की है जो आज ये देखने को मिल रहा है। और फिर नैरेटिव बनाते हैं कि आज़ादी तो अहिंसा से आई है। और ये जिन लोगों ने कुर्बानियां दी, उस कुर्बानी का क्या? उन लोगों ने क्या किया? क्या उनकी जान जो फ्री में थी, कुर्बानी जो दी वो फ्री में थी? ये कह करके जो है उस समय के जो हाई इमोशनल जो लोग थे, उनके इमोशन को जो है ना एक्सप्लोर किया गया। और सरदार पटेल ने अपना पद छोड़ दिया। तो उस समय के जो क्रांतिकारी थे, जो इस देश के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, उन लोगों ने जो है छोड़ दिया। जब एटली साहब जब भारत में आए आज़ादी के बाद, तब वहाँ उसके जो बंगाल में आए, तो जो वहाँ के जो गवर्नर थे बंगाल के, उनसे जो गुफ्तगू हुई, वो सारा का सारा जो है ना वाक्य रिकॉर्ड है, दर्ज है। जब गवर्नर साहब ने कहा सीआर एटली को कि सब कुछ तो ठीक चल रहा था, सब कुछ सेटल हो गया था, तो उसके बाद में आप जो है भारत को छोड़ करके क्यों गए? तो सीआर एटली का जवाब उसमें दर्ज है। सीआर जेटली कहते हैं कि सुभाष चंद्र बोस की वजह से हमें भारत को छोड़ना पड़ा, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस की वजह से हमारी सेना के अंदर गड़बड़ी होने लगी थी, हमारी सेना के अंदर विद्रोह होने लगा था, हमारी सेना एक दूसरे के खिलाफ होने लगी थी। तो हमने समय रहते अपना मुंह छुपा करके हमें निकलना है, हमें अच्छा लगा, अच्छा समझा हमने, और हम चुपचाप से निकल गए। सीआर एटली जब भारत को जब कथाकथित जो आज़ादी का जो सत्ता का जो स्थानांतरण हो रहा था, जब साइन हो रहे थे, उस समय आज़ाद भारत में सीआर जेटली आए थे। और तब का ये जो बयान है बंगाल के गवर्नर का और सीआर जेटली का, ये दर्ज है। और उसमें साफ साफ कहा गया है, उस समय सुभाष चंद्र बोस को वार क्रिमिनल घोषित किया गया है। उस बयान के अंदर भगत सिंह को आतंकवादी बताया गया है। कितनी शर्म की बात है
अगर सुभाष चंद्र बोस जैसे और भगत सिंह जैसे लोगों को क्रिमिनल या आतंकवादी कहेंगे, तो क्या आज के जो आपके जो जिन लोगों को आपने हीरो बना के बैठा रखा है आज़ादी के बाद से, इन लोगों के करतूतों को देख करके और इस इतिहास को जानकर क्या कोई आज के युग में कोई सुभाष चंद्र बोस या भगत सिंह बनेगा? क्या कोई सावरकर बनने को तैयार होएगा? क्योंकि आप लोगों ने जो असली हीरो थे, जिन्होंने अपनी जान गंवाई देश की आज़ादी के लिए, उनको हमने और आप लोगों ने भुला दिया। और हमने हीरो किन को बना लिया? इन छोटे बौने कुंठित मानसिकता के, कुंठित विचारों के जो व्यक्ति जो सत्ता में बैठे हैं, इन्हीं को हमने अपना हीरो मान लिया। और जो असली हीरो थे, जो असली हीरो कहलाने के जो हकदार थे, उनको हम भूल गए। क्योंकि हम राजनेताओं के इतने चाटुकार बन चुके हैं ना, जिसकी कोई हद नहीं है। और इतना होने के बाद भी कमाल की बात है कि उस पार्टी को शर्म नहीं आई, बिल्कुल भी शर्म नहीं आई। उन्होंने सुभाष चंद्र बोस जैसे, भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों को क्रिमिनल कह करके संबोधित किया, आतंकवादी कह करके संबोधित किया, लेकिन उन लोगों को ना शर्म नहीं आई। कौन थे वो लोग जिन्होंने इतनी बड़ी कम्युनिटी के लिए, इतनी लार्ज कम्युनिटी के लिए अपने बच्चों को जिंदा दीवार में चिनवा दिया? कौन थे वो लोग? 4-4, 5-5 साल के दूध मुहे बच्चों को, इतनी बड़ी एक लार्ज कम्युनिटी को बचाने के लिए उन्होंने अपने जिंदे बच्चों को दीवारों में चिनवा दिया गया। और दिल्ली में उन बच्चों को मार करके ये बहुत खुश होते हैं। ये विडंबना हमारे देश की। और आज जिन लोगों ने ऐसे दूध मुहे बच्चों को जिंदा दीवारों में चिनवाया गया षड्यंत्र के तहत, आज उन लोगों को आप और हम अपना हीरो बना करके सत्ता पे, गद्दी पे बैठा करके उनकी चापलूसी कर रहे हैं, उनकी चाटुकारिता कर रहे हैं। हम लोगों के लिए डूब के मरने वाली बात है। ये खुशी की बात नहीं है, ये बहुत सोचने वाली बात है, बहुत बड़ी बात है। ये एक कपूर कमीशन आया था, जिसके बारे में आपको पूरे भारतवासियों को कभी बताया ही नहीं। गांधी जी की हत्या के बाद, गांधी जी के मर्डर के बाद में 1969 को एक कपूर कमीशन आया था, जिसको सार्वजनिक आज तक नहीं किया गया। उस कपूर कमीशन में साफ साफ ये दर्ज है, एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और उसकी पत्नी का बयान है। उसके अंदर साफ साफ लिखा है कि वो जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की जो पत्नी है, वो अपना बयान लिखती है कि जो अफसर था, उस मजिस्ट्रेट की जो मजिस्ट्रेट था, वो एक लेडीज कहती है कि वो साहब किसी ड्यूटी के कारण बाहर गए हुए थे, पूना से बाहर गए हुए थे। तो 4-5 लोग आए थे, कुछ लोग आए थे उनके घर पे साहब से मिलने के लिए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से। और उन्होंने कहा कि पूना के अंदर ब्राह्मणों के खिलाफ एक बहुत बड़ा षड्यंत्र हो रहा है और बहुत निर्दोष लोग मारे जाएंगे, क्योंकि गांधी जी की हत्या होने वाली है। और ये बात गांधी जी की हत्या के ठीक 3 दिन पहले की है। लेकिन वो कपूर कमीशन की रिपोर्ट आज तक देश के सामने सार्वजनिक नहीं की इन लोगों ने। ऐसे ऐसे कारनामे इस भारत में जो कांग्रेस पार्टी है, इसके ऐसे ऐसे कारनामे हैं। और वो लिखती है कि मैंने अपने पति को, यानी उस अफसर को, उस अफसर की वाइफ ने, वो भी एक बहुत बड़ी अफसर थी, उसने कहा कि मैंने उनको बताया जब वो ड्यूटी से आए, और उन्होंने ये दिल्ली भेजा, मगर दिल्ली में वो फाइल दबा दी गई। किसने दबाई ये फाइल? ये षड्यंत्र किसने किया, ये आज तक नहीं पता चला। और उस लेडीज ने ये कहा, उस अफसर की वाइफ ने, कि उन लोगों ने बहुत कहा कि एक बहुत बड़ा षड्यंत्र ब्राह्मणों के प्रति जो खिलाफ जो है यहाँ पे पूना में हो रहा है, और 3 दिन के बाद में, 2-3 दिन के बाद में गांधी जी का वध कर दिया जाएगा, और बहुत ज़्यादा ब्राह्मणों को जो निर्दोष जो लोग हैं उनको मारा जाएगा, वो मारे जाएंगे।
और जैसे ही अफसर आया उन्होंने यहाँ भेजी, लेकिन वो रिपोर्ट आज तक उस कपूर कमीशन की रिपोर्ट को जो है ना आज भी छुपा रखा है। अगर आपको किसी को शक हो तो आप जो है ना इस रिपोर्ट को निकलवा के पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। कई जगह इस रिपोर्ट का जो है ना हवाला है, कई जगह रिपोर्ट आपको मिल जाएगी। और गांधी जी के 2 दिन का पहले का जो है ना, गांधी जी की हत्या के 2 दिन पहले का जो बयान है गांधी जी का, उसको देखिए। जब गांधी जी का वध हुआ तो गांधी जी ने 2 दिन पहले अपना एक भाषण दिया था और गांधी जी ने कहा था कि ये जो कांग्रेस पार्टी है ये कि एक आंदोलन है, ये एक आंदोलन था और इसको अभी समाप्त कर देना चाहिए और इसको एक सामाजिक स्वयंसेवक संस्था बना करके और समाज की सेवा करनी चाहिए। इस कांग्रेस पार्टी को एक संस्था बना करके जिसको भी अगर राजनीति करनी है तो वो अपना कोई और दल बना ले और वो राजनीति करे। बहुत लोगों ने 2-3 बार गांधी जी को धमकियां दी, क्योंकि गांधी जी को भी कहीं न कहीं ये अनुभव हो गया था कि मैंने ये जो बोला है इसका क्या खामियाजा तो मुझे भुगतना ही पड़ेगा। और ठीक इस बयान के 2 दिन के बाद में गांधी जी का मर्डर हो जाता है। और कितना अच्छा नैरेटिव बनाया। कौन खड़ा था वहाँ पे जब गांधी जी मरा? उस समय के मुश्किल से 2-3 अखबार थे, अखबारों में लोगों ने पढ़ा होगा, 1-2 अखबार के अंदर पढ़ा होगा। कौन वहाँ खड़ा था ये सुनने के लिए कि गांधी जी की जब मृत्यु की तो गांधी जी के मुंह से निकला हे राम। सिर्फ नेहरू जी खड़े थे वहाँ पे, खाली नेहरू जी नहीं सुना हे राम गांधी जी के मुंह से निकला और फिर वो भी हिंदू बन गए, वो भी आज उनको भी आज हिंदू कहने लगे। गांधी जी का वध किया जब और कोई आसपास नहीं था, सिर्फ नेहरू जी थे और नेहरू जी नहीं सुना कि हे राम। कहीं भी अगर ये रिकॉर्ड मिलता है किसी को तो जाके जो ना ये निकलवा ले, दिल्ली चला जाए और दिल्ली में इसका रिकॉर्ड मिल जाएगा, इसका इतिहास मिल जाएगा। इतने प्रकार के षड्यंत्र कांग्रेस ने कर रखे हैं, कांग्रेस पार्टी ने इतने प्रकार के जो है षड्यंत्र कर रखे हैं और आज भी देश के लोग कांग्रेस को बनाने में, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने में लगा पड़ा है कि आज भी कांग्रेस जिंदा रहे। जिस कांग्रेस पार्टी की एक ऐसी मानसिकता हो, इतनी कुंठित मानसिकता है वो, जो जब भी कोई प्रधानमंत्री बनता है तो कोई न कोई पार्टी में मरना ही मरना है। इतने जबरदस्त घोटाले इस कांग्रेस पार्टी के, इतने भयंकर षड्यंत्र देश के खिलाफ उस समय भी थे और आज भी है। 75 साल हो गया देश को, 76 साल होने जा रहे हैं, लेकिन इतने कुक्रम है इस कांग्रेस पार्टी के, इतनी रिपोर्टें, अलग अलग कमीशन बने, अलग अलग कमीशनों के इनके अंदर जो है कपूर कमीशन है और भी कई कमीशन है, उनमें सब में दर्ज है इनके सबके, लेकिन आज तक किसी ने भी जो है ना सार्वजनिक किया। और उन्हीं का एक प्रधानमंत्री कहता है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के अंदर, जिसमें 28 मुख्यमंत्री बैठे हैं और उसी में से उसी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के अंदर इसी कांग्रेस का प्रधानमंत्री कहता है कि इस भारत के संसाधनों के ऊपर सबसे पहला हक जो है वो मुसलमानों का है। इस प्रकार की मानसिकता के जो लोग हैं, हिंदू मुसलमान में भेदभाव करने वाले, हिंदू मुसलमान में झगड़ा कराने वाला, धर्म के नाम पर झगड़ा कराने वाले, जो इस प्रकार के जो बयानबाजी करते हैं, और वो भी उस प्रधानमंत्री ने अभी बहुत पुरानी बात नहीं है, अभी ताज़ा बात है ये मनमोहन सिंह की बात कर रहा हूँ मैं। मनमोहन सिंह ने कहा था नेशनल डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस में, जिसमें 28 राज्यों के मुख्यमंत्री बैठे थे, उनके सामने खड़ा होकर के कहा है मनमोहन सिंह ने कि इस देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है, माइनॉरिटी का है, मेजॉरिटी का नहीं है। फिर ये बात करते हैं भारत जोड़ो यात्रा की, यात्राएं निकालते हैं, रैलियां निकालते हैं,
इस प्रकार की अगर आपकी मानसिकता है, इस प्रकार के आपके बयानबाजी हैं, इस प्रकार की कुंठित मानसिकता है, फिर आप भारत जोड़ने निकले हैं यात्रा करके। भारत आपने जोड़ा नहीं, कांग्रेस ने। कांग्रेस ने अंग्रेजों के समय से कांग्रेस तोड़ती आ रही है, और तब से लेकर के आज तक 1885 में कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ था, और तब से लेकर के आज तक कांग्रेस पार्टी इस देश के खिलाफ षड्यंत्र करती आई है, और आज भी कर रही है, और आगे भी करती रही अगर खत्म नहीं होगी तो। अब ये देखना इस देशवासियों का है, क्या इस कांग्रेस पार्टी को कंटिन्यू करना है इस देश को तोड़ने के लिए, या इस कांग्रेस पार्टी को समूल नष्ट करना है इस देश को बचाने के लिए। ये देश के लोगों को सोचना है। और जो कांग्रेस के प्रति जो अंधभक्त बने हुए हैं, उनसे मैं खास करके कहना चाहता हूं, आज तक कांग्रेस पार्टी ने आपको क्या दिया है? देश में जाति धर्म में बांटने के अलावा, देश के टुकड़े करने के अलावा, राज्यों के टुकड़े करने के अलावा, नफरत फैलाने के अलावा, आज तक कांग्रेस पार्टी ने अगर किसी भी भारतीय नागरिक को कोई भी लाभ पहुंचाया हो, कोई भी आदमी वॉलंटियर कह दे अंधभक्त को छोड़ करके, अंधभक्त तो किया या नहीं किया, अंधभक्त तो गुनगान उन्हीं के गाएंगे, कांग्रेस के गाएंगे। कांग्रेस के उनके कुक्रम जो है वो उन अंधभक्तों को दिखाई नहीं देंगे। मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि जो कांग्रेस के जो अंधभक्त जो सदियों से बने चले आ रहे हैं, उनको सद्बुद्धि दे ईश्वर, और उनकी आंखें खुलें, ताकि वो कांग्रेस पार्टी के इन कुक्रमों को समझ करके इनसे बाइकआउट करे, इनसे साइड हो जाए, और किसी अच्छी पार्टी को जो है ना, अच्छे शासन चलाने वाली किसी पार्टी का दामन थामे, ताकि इस देश का, इस समाज का कल्याण हो सके। कांग्रेस पार्टी से देश का कल्याण नहीं हो सकता। जब इतने साल में नहीं कर सकी तो आगे क्या उम्मीद कोई रख सकता है? पार्टियां तो कोई भी हो, सब अपने मतलब के लिए आती है, सब अपने फायदे के लिए आती हैं। लेकिन कुछ नेता हैं जो वाकई देश का भला चाहते हैं, वाकई देश को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। ऐसे लोगों को चुन करके वोट दें। किसी भी पार्टी को, किसी भी व्यक्ति को वोट ना दें। वोट हमेशा मुद्दों को दें, व्यक्ति को देख करके मुद्दा दें। जाति धर्म देख करके वोट ना दें। जाति धर्म देख कर आप वोट देते आए हैं आज तक, इसीलिए भारत आज तक इतना पीछे है। अगर मुद्दे देख करके वोट देते, व्यक्ति देख के वोट देते कि हमारे लिए क्या कर रहा है, ये फायदा कर रहा है, नुकसान कर रहा है, इस प्रकार से अगर चुन करके वोट देते, व्यक्ति के काम को देख करके देते, तो शायद आज भारत को ये दिन नहीं देखना पड़ता जो आज भारत देख रहा है। अभी भी समय है जाति धर्म से ऊपर उठ करके, अपना पराय से ऊपर उठ करके उस व्यक्ति को वोट दो जो समाज के लिए और राष्ट्र के लिए कुछ कर सकता हो। ऐसे व्यक्तियों को चुने। पार्टी कोई भी हो सकती है, बीजेपी हो सकती है, कांग्रेस हो सकती है, आम आदमी, XYZ कोई भी पार्टी हो सकती है। उस पार्टी को ना चुने, व्यक्ति को चुने, और व्यक्ति को चुने मुद्दों के आधार पर, उसके काम के आधार पर, न कि जाति और धर्म के आधार पर, न कि अपना और पराये के आधार पर। अभी भी वक्त है। अभी भी अगर समझ जाएंगे तो देश में बहुत कुछ हो सकता है। देश वापिस सोने की चिड़िया नहीं, सोने का महासागर हो सकता है। तो आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे पर। जब तक मेरा वीडियो शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।